ये एक कटु सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा, डकैती करेगा, 2 नंबर का धंधा करेगा तो वो अपने कई ठिकाने रखेगा। तो एक ठिकाने पे छापा पड़ा, 3 डायरी जब्त हो गई। एक डायरी अगर किसी गुप्त स्थान पे होगी और वो किसी विधायक के माध्यम से उसने मंगवाई होगी तो और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में भी जब इस प्रकार के दंगे हुए थे, कांग्रेस की सरकार ने वायुसेना के जरिए वहां बम गिरवाए थे। 2 अप्रैल को एक घटना घटी, दलित समुदाय आपसे ऐसी समुदाय आपसे दूर चला गया उस घटना के बाद में। सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो भी आपको छोड़ के चले गए। अशोक गहलोत के जो समर्थक थे वो भी आपको छोड़ के चले गए। दोनों के दोनों लोग आज कांग्रेस में, वही अशोक गहलोत है, वही सचिन पायलट हैं। हिंदुस्तान के पिछले 75 साल के इतिहास में अगर किसी राजनेता की सबसे भयंकर बेइज्जती हुई है, सरकार में रहते हुए, सरकारी दल में रहते हुए, तो उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं। क्या नाम है उसका? समाज अच्छी तरह से जानता है। नाम बताइए ना। बता रहा हूँ ना। अब जी एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि एक वोट ही ऐसी चीज है जिसके लिए नेता दर दर और घर घर घूमते हैं। उसके बाद में किसी भी काम में और किसी भी मुद्दे में जनता की राय नहीं ली जाती। इस बात को यहीं छोड़ते हैं। सीकर जिले का ये श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र है। पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक झाबर सिंह खर्रा आज हमारे साथ है बातचीत के लिए। बाबू जी, क्या देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके के काम किए हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है सरकार बनाने को लेके, और जिस तरीके का कल ओपिनियन पोल आया है किसी बड़े चैनल की तरफ से, उसमें भी कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। बात करें विधानसभा क्षेत्र श्री माधोपुर की, तो यहाँ क्या क्या हुआ है? श्री माधोपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर ये आपको देखना है तो गाँव में निकलिए, शहर की गलियों में निकलिए, कितना विकास हुआ, कितना भ्रष्टाचार हुआ, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। रही बात पिछले 4.5 साल के शासन की, पहली बार पिछले 40 साल में जितनी अराजकता पिछले 4.5 साल में रही है, मैंने 40 साल में नहीं देखी। मेरी उम्र 65 साल हो चुकी है, 65वें साल में चल रहा हूँ। 40 साल राजनीति को नज़दीक से देखने का मौका मिला है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी है। पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, अधिकारियों का मनोबल बिल्कुल गर्त में जा चुका है। वो लोक सेवक के बजाय सरकार के नुमाइंदों के व्यक्तिगत नौकर की तरह आम जनता से व्यवहार करते हैं। भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच गया है और कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके साथ पिछले 4.5 साल में धोखा नहीं हुआ हो। पुलिस की नाक के नीचे रोज़ हत्या, बलात्कार हो रहे हैं। और तो और मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार है, उनके जोधपुर ज़िले में जिस प्रकार की वारदातें हुई हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें समाज के किसी भी वर्ग के साथ इस सरकार ने धोखा नहीं किया हो। और अब ये आने वाला समय है कि कौन कितने लालच में आता है और कौन कितने इन सारी परिस्थितियों को समझकर इस सरकार के मुंह पर करारा जवाब देता है, ये आने वाला वक्त बता देगा। सर्वे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, आम आदमी के मन में जिस प्रकार की टीस है उससे ये लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। बाबू जी, आपने क्राइम की बात की, आपने महिला उत्पीड़न की बात की, आपकी सारी बात जायज़ हैं, ऐसा हो भी रहा है। सरकार कोशिश भी कर रही है अपने स्तर पे जितना उनसे हो सकता है। कल नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीकर के दौरे पे थे, यहाँ आए। कांग्रेस पार्टी परसों पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी कि मणिपुर में लोग बेघर हो गए, लाखों लोग। महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। कुल मिला के उन्होंने कहा कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश हैं। लाखों की तो कुल जनसंख्या ही है मणिपुर में, वो सारी जल रही है। तो
सारे के सारे हथियार उठा के चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना तो संसद से भाषण में कुछ कह रहे हैं और ना जब सीकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर विरोध कर रही थी, तो यहां कुछ बोलना चाहिए था उनको। मणिपुर की समस्या कोई आज की समस्या नहीं है। मणिपुर की समस्या आज़ादी के तुरंत बाद से चली आ रही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में भी जब इस प्रकार के दंगे हुए थे, कांग्रेस की सरकार ने वायुसेना के जरिए वहां बम गिरवाए थे, तब जाकर मामला शांत हुआ था। ये आज का कोई नया काम नहीं है वहाँ। और ये सारी समस्या की जड़ भी कांग्रेस सरकार द्वारा ही पैदा की गई थी। वहाँ जिस तेज़ी के साथ धर्मांतरण हुआ और विदेशी घुसपैठ हुई, उसका परिणाम यह है कि आज मणिपुर जल रहा है। और ये पहली बार नहीं जल रहा है, ये पिछले 70 साल में साल दर साल कई बार धधका है। और कई बार वहाँ हज़ारों की संख्या में मौतें हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों के घर जलाए गए हैं, हज़ारों लोग बेघर होकर राहत कैंप में शरण लिए घूमे हैं। तो ये वहाँ कोई नई बात नहीं। और अभी तो मणिपुर में हालात को जिस ढंग से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है और सारे विपक्षी दल मिलकर उसको जिस प्रकार भड़काने का काम कर रहे हैं, आज वो प्रधानमंत्री से बयान देने की बात कर रहे हैं। संसद में अब तक मणिपुर को लेकर कांग्रेस के शासन में जब जब भी चर्चा हुई है, तब तब गृह मंत्री ने भी नहीं, गृह राज्य मंत्री ने जवाब दिया है। और जब जब कांग्रेस के शासन में मणिपुर जला है, केवल 2-2, 4-4 घंटे भारत सरकार का गृह मंत्री नहीं, गृह राज्य मंत्री जाकर वहाँ का फौरी मौका मुआयना कर मुख्यमंत्री के साथ लंच करके वापस दिल्ली आ गया है। पहली बार भारत का गृह मंत्री वहाँ 3 दिन रहा है। भारत का राज्य मंत्री लगभग 1 महीने मणिपुर में डेरा डालकर पड़ा रहा है। तो ये जो समस्या है, जिस प्रकार कश्मीर की समस्या थी, वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब वहाँ शांति स्थापित होना शुरू हुई है। वैसे ही धीरे धीरे मणिपुर की इस हिंसा का और समस्या का भी समाधान होगा। और वहाँ मूल समस्या अफीम की खेती थी, जो पिछले 4-7 शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जिस तेज़ी के साथ अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, उससे जो नशे के कारोबारी थे, विदेशों से जिनके आर्थिक हितों पर चोट पहुंची है, वो इस सारे मणिपुर के आंदोलन को फंडिंग कर रहे हैं, वो इसको भड़का रहे हैं। विदेशों से ही सारा काम हो रहा है। और हमारे यहाँ की जो विपक्षी दल हैं, वो सारे उस आग को और भड़काने में के लिए उसमें पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। बाबूजी, मणिपुर से और दिल्ली से वापस लौटते श्री माधोपुर, आपने यहाँ के प्रशासन पर और यहाँ के विधायक पर बड़े आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। आपने कहा कि आपको विकास देखना हो तो गांव में जाइए। आपने कहा कि यहाँ बिना पैसे लिए दिए कोई काम नहीं हो रहा। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास में कोई तथ्य हैं क्या भ्रष्टाचार के? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर कुछ देखना है तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप अपनी आंखों से देख लीजिए सबूतों को। आप यहाँ से जाइए, श्री माधोपुर से अजीतगढ़ की सड़क, अजीतगढ़ से आसामपुर की सड़क, जो केंद्रीय सड़क निधि के पैसों से बनी है, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ और हर किलोमीटर पर 50-50 पेच उस पर लग गए, तो भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आपको विकास देखना है तो यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद आपको एक रास्ता मिलेगा। आप जाइए त्रिलोकपुरा से गटकनेत मोड़ और देखिए सड़क के क्या हालात हैं, आपको कितना विकास हुआ है। आप श्रीमाधोपुर की गलियों में चले जाइए, वहाँ का विकास देख लीजिए। भ्रष्टाचार के लिए मैंने आपको रास्ता बता दिया। मेरे मुंह से क्यों कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ आप अपनी आंखों से देखें ना तथ्यों को, और उसके बाद मानिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मेरे कहने नहीं कहने से किसी को आपको मानने की आवश्यकता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो वास्तविकता है उसका रास्ता देखने के लिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते पे जाइए अपनी आंखों तो इन हालातों को देखते हुए क्या लगता है कि अब की बार श्री माधोपुर में कौन सी पार्टी का परचम लहराएगा और कौन सी पार्टी बेचैन होकर कई रातें सो नहीं पाएगी?
अब देखिए, हम तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारेगी। जनता मन में पूरी तरह से ठान चुकी है। पिछले 4.5 साल में वो जिस प्रकार से दुखी हुई है, वो उबाल एकदम से ज्वालामुखी के रूप में फटेगा। उस दिन पता चल जाएगा चुनाव में कि क्या होने वाला है। आपने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। 2003 से 2018 तक आप विधायक रहे, सरकार भी आपकी थी। 2013 से 2018 तक आप विधायक रहे और उस दौरान सरकार भी आपकी थी। बिल्कुल थी। उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव आते हैं, पार्टी फिर से आपको टिकट देती है और आप चुनाव हार जाते हैं। क्या कारण रहा? 2 अप्रैल 2018 हमारे पास अनुसूचित जाति जनजाति ने जिस प्रकार का आंदोलन 2 अप्रैल को किया, 99% मतदाता कांग्रेस के साथ चले गए। जो 30-35% 40% वोट हमको मिलते थे, वो भी उस आंदोलन से प्रभावित होकर चले गए। सचिन पायलट का फैक्टर था, जो गुजरों में हमारे पास 40% वोट थे, वो भी 1% को छोड़कर सारे चले गए। अशोक गहलोत जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनके स्वजातीय लोगों ने भी, जो हमारे पास मतदाता था, उनमें से कुछ लोग चले गए। और दूसरी बात, सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से भयभीत कर दिया गया कि सरकार कांग्रेस की आनी है, बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर का रास्ता ढूंढो। कमाल करते हो। जब अप्रैल की बात कर रहे हो, आप सरकार में नहीं है इस समय, आप कर्मचारियों को डरा सकते हैं क्या कि हमारी सरकार आएगी? तो आज अगर मैं डराना चाहूँ तो आज जब सबको ये पता है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, बीजेपी का व्यक्ति अगर किसी को डराना चाहे तो निश्चित रूप से डरेगा। सरकारी कर्मचारी डरेगा। सब सरकारें यही करती हैं। सब नहीं करती है, अपना अपना काम है। हमारे पिछले 2013 से 2018 का क्राइम रिकॉर्ड उठा के देख लो, 5 थानों का, और 18 से 23 तक का क्राइम रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगर हमारे समय से दुगना क्राइम नहीं हुआ हो, तिगुना क्राइम नहीं हुआ हो। क्यों? क्योंकि हमने किसी अपराधी को मुंह ही नहीं लगाया, किसी को हमने संरक्षण ही नहीं दिया, इसलिए अपने आप अपराध कंट्रोल हो गया। और जिसने भी अपराध करने की कोशिश की, उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करवा दी। तो हमारे 2013 से 2018 के कार्यकाल में अपराधियों ने श्रीमाधोपुर छोड़कर दूसरी जगह जहां उनको शरण मिली वहां शरण ले ली। श्रीमाधोपुर में उनको पता था कि अगर यहाँ रहे और अपराध छोटा मोटा भी हो गया तो उसकी हमको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और अब सारे अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं, और बेखौफ होकर घूम रहे हैं इसलिए घूम रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं से संरक्षण है सरकार का। कहाँ से संरक्षण है? अशोक गहलोत, डायरेक्ट अशोक गहलोत तो देते नहीं होंगे, सरकार के तो मुखिया वही हैं, वो तो देते नहीं होंगे। कौन दे रहा है उनको संरक्षण? भैया, अगर आप पत्रकार हैं तो आप सिस्टम को अगर समझते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संरक्षण कैसे मिलता है। अब तक अगर आप बात करेंगे भ्रष्टाचार की, राजस्थान में जितने ट्रेप हुए उनमें से कितने जो लोग रंगे हाथों पकड़े गए, उनके खिलाफ कितने लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश हुआ, कितने के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी हुई, पता कर लो। बहुत से लोगों की रुकी हुई है अभियोजन। सुनो मेरी बात, ये रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। दूसरी बात, कितने अपराध हुए और कितने में त्वरित कार्रवाई हुई और कितने लंबे समय तक पेंडिंग रहे, ये भी रिकॉर्ड पे है। तो अपने आप पता चल जाएगा संरक्षण कहाँ से मिलता है। सरकार में एक सिस्टम होता है, सरकार का नीचे के नुमाइंदे से लेकर मुख्यमंत्री तक एक चैनल बनता है। नीचे वाला ऊपर वाले को कहता है, नीचे वाला पहले अधिकारी को दबाता है, अगर अधिकारी उसे नहीं दबता है तो ऊपर अपने ऊपर जो भी हैं उनको कहता है, और लास्ट में मुख्यमंत्री तक बात जाती है। और जब मुख्यमंत्री का दबाव आ जाता है तो फिर किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है। कोई 1000 में से एक अधिकारी की तो मैं कहूँगा भाई 999 अपना आत्मसम्मान बेच चुके, वो बिल्कुल भी सरकार के मुखिया की बात को नहीं टालते। अब झाबर जी, आप मुझे एक बात और बताइए कि आपने कहा पिछली बार 2 अप्रैल को एक मामला हुआ, 2018 में 2 अप्रैल को एक घटना घटी, दलित समुदाय आपसे, ऐसी समुदाय आपसे दूर चला गया उस घटना के बाद में। सचिन पायलट के जो समर्थक थे वो भी आपको छोड़ के चले गए।
अशोक गहलोत के जो समर्थक थे वो भी आपको छोड़ के चले गए। दोनों के दोनों लोग आज कांग्रेस में हैं। वही अशोक गहलोत है, वही सचिन पायलट हैं। एससी का जो मुद्दा है वो कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। अब क्या तब्दीलियां हुई हैं इन 5 सालों में कि ये तीनों जो जिन लोगों की आपने बात की, तीनों कास्ट की बात की, ये आपकी तरफ क्यों आएंगी? ये आप कैसे कह रहे हो कि मुद्दे वही हैं? पिछले साढ़े 4 साल में राजस्थान में जितना अनाचार और अत्याचार SC ST वर्ग के साथ हुआ है, और 2 अप्रैल से पहले उनको जिस प्रकार के झांसे दिए गए थे, जिस प्रकार के वादे उनसे अंदर खाने किए गए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। अनाचार और अत्याचार उन पर ज़बरदस्त बढ़ गया। तो अब क्या वो वहीं रहेंगे? क्या वो रिवोल्ट नहीं करेंगे? क्या विद्रोह नहीं करेंगे? और विद्रोह करेंगे तो जाएंगे कहाँ? जो सशक्त विपक्ष होगा उसके पास। आप इस उम्मीद में बैठे हैं? मैं नहीं बैठा हूँ, मैं ज़मीनी हकीकत बयां कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान के पिछले 75 साल के इतिहास में अगर किसी राजनेता की सबसे भयंकर बेइज्जती हुई है सरकार में रहते हुए, सरकारी दल में रहते हुए, तो उस व्यक्ति का नाम आप जानते हैं। क्या नाम है उसका समाज अच्छी तरह से जानता है। नाम बताइए ना। बता रहा हूँ ना। हाँ। उसका समाज अच्छी तरह से जानता है कि उसके नाम के पीछे 2018 में वो पूरा समाज 99.99% कांग्रेस के साथ गया था। उस सचिन पायलट की क्या गत 4.5 साल में हुई है, वो भी उसका समाज अच्छी तरह से समझ रहा है। बड़ी अति उत्साह में बोल रहे हैं कि इस वजह से गुर्जर आपकी तरफ आ जाएंगे। मैं कोई अति उत्साह में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो जमीनी हकीकत है वो बोल रहा हूँ। अच्छा। जनता जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगार वर्ग हो, वो भी इसका बदला आने वाले चुनावों में निश्चित रूप से लेगा। बाबूजी, बरसों पुरानी मांग रही यहाँ से कि नए जिले बनेंगे, नए जिले बनेंगे, नए जिले बनेंगे, और अशोक गहलोत ने जाते जाते ही सही कम से कम 19 जिले बनाए और आपको भी एक नए जिले में ऐड कर दिया। कुछ समय बाद हो सकता है कि आपको सीकर के बजाय कहना पड़े कि नीम का थाना, हमारा जिला नीम का थाना है। इस जिले बनने की प्रक्रिया पे और जिले पे क्या टिप्पणी करेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, जिले या कोई भी नई प्रशासनिक इकाई बनाने के पीछे 2 कारण होते हैं। एक कारण तो होता है जनता की सुविधा का, और दूसरा कारण होता है राजनीतिक लाभ और अपने विरोधियों को ऊपर नीचे करने का। जो 19 जिले घोषित हुए, उनमें से मैं 2-3 जिलों 4 जिलों के बारे में तो कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि लंबे समय से मांग थी और जिलों का पुनर्गठन भी आवश्यक था। बहुत से जिले ऐसे थे जहां से उनके दूरस्थ गांवों की दूरी 300-300, 250 किलोमीटर थी। तो प्रशासनिक दृष्टि से अगर होते तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। ये पिछले 4.5 साल में जो घटनाएं हुई, जिस राजनेता ने सरकार का साथ दिया, सरकार को बचाने में सहयोग दिया, उसका वजन बढ़ाने के लिए उसके क्षेत्र को जिला घोषित कर दिया गया। जिस विधायक ने, सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक ने मानेसर या दूसरे जगह जाकर सरकार से विद्रोह किया, उसको डाउन करने के लिए उसके पड़ोसी विधायक के क्षेत्र को जिला घोषित करके ये एक तरह से किसी को राजनीतिक रूप से बढ़त देना, किसी को राजनीतिक रूप से नीचे पटकना और राजनीतिक माइलेज लेने का प्रयास किया गया था। लेकिन मेरे विचार में ये कदम इस सरकार के लिए उल्टा पड़ेगा। इससे इनको लाभ के बजाय हानि ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जनहित के आधार पे कोई जिलों का गठन नहीं हुआ। नीम का थाना जो जिला बना है, इससे आप खुश नहीं है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, मैं हर उस काम से खुश हूँ जो जनता के हित से जुड़ा हुआ है। अब जैसे जिन लोगों को नीमका थाना में सुविधा, उनको नीमका थाना में जाना चाहिए। जिन लोगों को सीकर में सुविधा, उनको सीकर में रखना चाहिए। और इस काम के लिए जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी का या और कमेटी बनाकर सरकार का ये दायित्व था कि वो फील्ड में आकर जनता से राय शुमारी करती कि आपको कहाँ प्रशासनिक दृष्टि से सुविधा रहेगी, और उसके बाद कोई निर्णय होता तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि से निर्णय हुआ,
उससे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जनता को जो तकलीफ है, उदयपुर वाटी में एक हिस्सा चाहता है कि मैं नीम का थाना में हूँ, गुडा का क्षेत्र चाहता है कि हम झुंझुनू में रहें, तो वहाँ आंदोलन चल रहा है। खेतड़ी में आंदोलन चल रहा है। खंडेला में 10 पंचायतें कहती हैं कि हम नीम का थाना में रहेंगे, 30 पंचायतें कहती हैं कि हम सीकर में रहेंगे, तो वहाँ आंदोलन चल रहा है। तो ये जनता के सुविधा और असुविधा का ध्यान रखे बिना जो घोषणाएं की गई हैं, उससे फायदे के बजाय नुकसान ही ज़्यादा होता है। अब जी एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि एक वोट ही ऐसी चीज़ है जिसके लिए नेता दर दर और घर घर घूमते हैं। उसके बाद में किसी भी काम में और किसी भी मुद्दे में जनता की राय नहीं ली जाती। इस बात को यहीं छोड़ते हैं। अब एक नई बात करते हैं कि आजकल राजस्थान की राजनीति में एक नई किताब आई है। लाल किताब के नाम से वो रातों रात मशहूर हो गई। बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है इससे। देखो, आपको इसके पीछे दो, अगर आपकी जानकारी में हो, बायोफ्यूल का एक ऑफिस है, वहाँ एक छापा पड़ा था, 200 करोड़ रुपए जब्त हुए थे। फिर सचिवालय के बगल में योजना भवन में एक अलमारी खुली थी जिसमें सोने की सिलियाँ और करोड़ों रुपए का कैश मिला था। ये सारी लाल डायरी जो भी है कि नहीं है, लेकिन अगर है तो सारी उन्हीं से संबंधित है। नहीं, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के नाम भी है। क्या लगता है कि बीजेपी का कोई सम्मिलित होगा? क्योंकि जब सरकार गिर रही थी लोग ऐसा कहते हैं, और चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ शीर्ष जो नेता थे प्रदेश भर के, वो गहलोत के पक्ष में थे सरकार बचाने के लिए, और उनका भी नाम इस डायरी में बताया जाता है। अगर होगा तो जो करेगा वो भरेगा, दिक्कत कहाँ है? किसी भी पार्टी का हो भाई, वो तो अब डायरी सामने आए, या जिसने डायरी, जो विधायक ये कहता है कि मैं दरवाज़ा तोड़कर, अलमारी तोड़कर डायरी छीन बीएसएफ या सीआरपीएफ के पहरे में से चुरा कर लाया हूँ, तो उसने कुछ तो उसमें देखा होगा तो उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए। चाहे किसी भी पार्टी का हो, जो करेगा वो भरेगा, दिक्कत कहाँ है उसमें? चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे किसी और पार्टी का हो। लोग एक बात और जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अनुभवी हैं, बहुत सधे हुए शब्दों में आप जवाब दे रहे हैं। मेरा मन कर गया एक सवाल और पूछ लूं कि ये जो लाल डायरी है, ये सच में है कुछ, या फिर एक सिफूगा है, चुनावी मुद्दा है? इसकी सच्चाई आप अपने नजरिए से किस तरीके से देखते हैं? कुछ है या फिर कोरी अफवाहें हैं? देखिए, कांग्रेस के एक नेता ने इस घटनाक्रम के बाद ये स्वीकार किया है कि ईडी के छापे में मेरी 3 डायरियां जब्त हुई हैं। अब हो सकता है कोई चौथी डायरी हो, और चूँकि ये भी एक कटु सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति चोरी करेगा, डकैती करेगा, 2 नंबर का धंधा करेगा, तो वो अपने कई ठिकाने रखेगा। तो एक ठिकाने पे छापा पड़ा, 3 डायरी जब्त हो गई। एक डायरी अगर किसी गुप्त स्थान पे होगी और वो किसी विधायक के माध्यम से उसने मंगवाई होगी, तो हो सकता है उसमें कोई बात हो। ऐसी संभावना है कि कुछ हो सकता है? संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार का मैंने आपको कहा कि एक छापा पड़ा एक राजस्थान सरकार के ऑफिस पे, और 200 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए। योजना भवन में एक अलमीरा खुली, उसमें सोने की सिल्लियाँ और करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए, तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। ये थे हमारे साथ में झाबर सिंह खर्रा जी, जो श्री माधोपुर से 2013 से 18 तक विधायक रहे। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।